नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई ग्राफ से संबंधित। ठीक है, ये जो यूपी पेट में ग्राफ से संबंधित जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यानी कि तालिका और ग्राफ को मिला के 20 नंबर के आएंगे। इसमें ग्राफ होगा 10 नंबर का, तालिका से संबंधित होंगे क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, तो इससे पहले हम तालिका को समझ चुके हैं, उससे संबंधित हमने 5 वीडियो दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तालिका के साथ संबंधित जितने मोस्टली क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन जिस तरह के आ सकते हैं या जैसे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित हमने कम से कम 10 से 12 प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है। मतलब उनको सॉल्व करके दिखाया है, यानी किस तरह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना होता है, ये हमने बताया है। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट में आपको इस तरह से एक सर्कल दे रखा होगा। ठीक है, इस तरह से सर्कल दे देता है। हम सिंपल भाषा में समझते हैं, उसकी मतलब बुक की थ्योरी को नहीं, सीधे सिंपल समझेंगे। क्या होगा, पाई चार्ट में एक हमको सर्कल दे देता है और सर्कल को इस तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से डिवाइड कर देगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे कर देगा डिवाइड। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी चीज़ दे देगा। मान लो कुछ भी, कोई संख्या है, मान लो एक शहर है। ठीक है, शहर है, तो शहर में उम्र वालों की संख्या अगर हमें निकालनी है। ठीक है, मान लो शहर है, शहर में मतलब हमें निकालनी है पुरुष। ठीक है, ये संख्या है पुरुषों की, ये संख्या है महिलाओं की। संख्या हम बाद में लेंगे। ये संख्या होगी महिलाएं की, ये हो गए हमारे बच्चे और ये हो गए हमारे वृद्ध। ठीक है, मान लो एक शहर है, शहर में टोटल 200 लोग हैं। ठीक है, 200 लोगों में क्या हुआ, हमारे 70 हो गए पुरुष, 60 हो गए महिलाएं। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 60 70 130, 50 हो गए हमारे बच्चे। ठीक है, 180 और 20 हो गए हमारे वृद्ध। ये होगी संख्या। ठीक है, इस तरह से हमें एक चार्ट, मतलब इस तरह से हमें एक ग्राफ दे देता है। क्या कहता है कि एक शहर है जिसमें टोटल कुल पुरुष हैं 200। हो सकता है कुल पुरुष ना दे, केवल इतनी इस तरह से हमें दे दे तो हमें क्या करना होता है, काउंट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, दे देगा तो अच्छी बात है, हो सकता है काउंट भी ना करना पड़े, क्वेश्चन दिया होगा उसमें दे देता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें क्या होगा, एक सर्कल दे देता है और सर्कल को इस तरह से डिवाइड कर देगा। ये ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को जैसे अगर हम वैसे अलग अलग ग्राफ हम क्यों यूज करते हैं हमारी लाइफ में, ग्राफ का क्यों यूज? ग्राफ का तो यही यूज है कि उसको हम सीधे एक नज़र देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। ठीक है, उसके आंकड़े जो होते हैं उसको हमें पूरा नहीं देखना, कब केवल एक फ़ोटो होगा, यानी कि ये पिक होगी। ठीक है, हम पिक को देख के सीधे बता सकते हैं। जैसे ये है पिक, इसमें हम सीधे देख के बता सकते हैं, अरे पुरुष ज़्यादा हैं, पुरुष कितने 70 हैं, महिलाएं इतनी हैं, बच्चे 50 हैं और ये 20 हैं, तो सबसे कौन से वृद्ध कम है, यानी कि इस शहर में वृद्ध कम है। मान लो कोई दूसरा शहर होता है उसमें बच्चे ज़्यादा वृद्ध होते। ठीक है, तो यानी कि ये एक सीधा ग्राफ इसीलिए होता है कि उसको सीधा हम देख के बता सकते हैं। यही हमारा ग्राफ का यूज है। ठीक है, ये हमारी हो गई पाई ग्राफ। ठीक है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। पाई ग्राफ में दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, किस तरह का, देखो मैं बताता हूँ। सॉरी, ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, मान लो जैसे यही चीज़ है, इसमें पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं। ठीक है, ये हमारे पुरुष हो गए, ये वृद्ध हो गए, ये महिलाएं हो गई। ठीक है, ये बच्चे हो गए। अब हम कह दें मान लो टोटल थे 200, टोटल 200 लोग थे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में शो कर सकते हैं, पुरुष, वृद्ध, महिला और बच्चे। ठीक है,
हम कह सकते हैं इसको अगर हम परसेंटेज में शो करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो 35% पुरुष थे, 30% महिलाएं हैं, 10% वृद्ध हैं और 50 मतलब 25% क्या है हमारे बच्चे हैं। ठीक है, यही डेटा है, सेम डेटा है, सेम डेटा को हमने क्या कर दिया, परसेंटेज में शो कर दिया। ठीक है, इसमें तीन ही तरह से आएगा, इसी तरह से आता है। ठीक है, एक हमारा हो गया परसेंटेज, ये हमने शो कर दिया प्रतिशत में। अब एक आएगा अंश में, यानी कि डिग्री में। डिग्री में क्या हो, यही चीज़ हम डिग्री में शो करेंगे। ये हो गए हमारे वृद्ध, ये हो गई महिलाएं, ये हो गई बच्चे, यानी कि पुरुष। ठीक है, ये वृद्ध हो गए, ये महिला हो गई, ये हमारे बच्चे हो गए। ठीक, ये हमारे हो गए बच्चे। अब इनकी संख्या कितनी कितनी होगी, ठीक है, ये मैंने डिग्री में लिख दिया। ठीक है, अब सेम डेटा है, सेम डेटा को हमने चेंज कर दिया है डिग्री में, यानी कि पुरुष 126 डिग्री में शो कर दिए, वृद्ध 36 डिग्री में शो कर दिए। ठीक है, यानी वृद्ध हमारे क्या होगा 36 डिग्री में, ये महिलाएं 108 डिग्री में, बच्चे 90 डिग्री में। अब आपको ये देख के नहीं कहना अरे 90 डिग्री का तो ऐसा कोण नहीं बनेगा, 90 डिग्री का हमें कोण नहीं देखना। हो सकता है कभी ये जैसे ये है यहाँ पे 108 ज़्यादा लग रहा है, 126 कम लग रहा है। ठीक है, हमें उसे नहीं देखना, हमें जो डेटा दिया गया है हमें उसे देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने हाथ से बनाया है तो उल्टा सीधा हो गया, हमें उसको नहीं देखना है, हमें जो डेटा दिया गया है हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने जैसे यही पाई चार्ट है। ठीक है, इसमें तीन तरह से डेटा होगा, मैंने आपको बता दिया। ये हमारा एक टाइप हो गया, ये हमारा दो टाइप हो गया और ये हमारा तीन टाइप हो गया। ठीक है, यानी कि एक ही डेटा है, एक डेटा को हमने उनके नंबर में शो कर दिया, इस वाले में, इसमें हमने नंबर में शो कर दिया, इसमें हमने परसेंटेज में शो कर दिया, इसमें हमने क्या है डिग्री में शो कर दिया। ठीक है, सेम डेटा है, सेम हमने डेटा को तीन तरह से शो किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कभी कभी दे देगा हमें इस टाइप का, मोस्टली परसेंटेज में देता है और अंश में देता है, नंबर में बहुत कम देता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को हमें परसेंटेज में दे देगा इस तरह से, मान लो यही क्वेश्चन है, उसमें कह देगा कि पुरुषों की संख्या बताओ। ठीक है, यानी कि पुरुषों की संख्या बताओ। अब पुरुष कितने, 35% पुरुष हैं, टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं 200%, यानी कि टोटल कुल कितने हैं, यानी कि 200 लोग हैं, 200 में से 35% कितने हैं, पुरुष हैं, तो 35% यानी 200 का 35% निकाल लेंगे, 200 का 35% कितना आएगा 70 लोग, यानी कि 70 लोग हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, ऐसे ही कह देगा, जो मान लो डिग्री में हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है तो उसमें क्या देगा, डिग्री में होगा, तो डिग्री में कह देगा पुरुषों की संख्या बताओ, तो क्या होगा, पुरुषों की संख्या कितनी, यानी कि 360 जो होता है वो कितने के बराबर है, यानी कि 360 डिग्री जो है वो हमें टोटल 200 के बराबर, यानी कुल संख्या, यानी कि कुल डिग्री कितना होता है भाई, एक कोई गोला होता है वो कितने का होता है 360, यानी 360 डिग्री है, कुल गोले को हमने क्या दर्शाया गया 200 लोगों के बराबर दिखाया गया है, यानी कि जो 360 डिग्री है वो कितने के बराबर है 200 के बराबर, तो भाई 126 डिग्री कितने के बराबर आएगा। ठीक है, बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है, 200 अपन 36 अपन इतने सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते। कभी कभी क्या होता है हमसे पूछ लेता परसेंटेज को डिग्री में, यानी कि 35% लोग जो है वो कितने डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो डिग्री में होगा, तो उसमें हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम एक चीज़ सीधे मतलब इसे क्या है, ये क्या है 100, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा है हमारा 100%, ये पूरा कितना है 360 अंश, लेकिन क्या है दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि भाई ये खुद को पूरा 100% शो कर रहा है, ये खुद को 360 डिग्री शो कर रहा है, ये दोनों हैं बराबर। ठीक है, यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, तो 1% कितने, 1 डिग्री कितने, यानी कि 1% कितने के बराबर होगा 360/100, 0 से 0 गया मतलब 3.6। ठीक, 3.6 डिग्री। बस ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जहाँ पे परसेंटेज को हमें डिग्री में बदलना हो तो ये याद रखना 1% बराबर 360 डिग्री। बस ऐसे मतलब
इस तरह से भी बदल सकते हैं, डायरेक्ट भी बदल सकते हैं, लेकिन ये याद होगा तो सीधे केवल मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से। यही हमने यहाँ पे किया है। इसे अगर 35 की 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 126 आएगा। ठीक है, ऐसे 25 की अगर 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आंसर आएगा। यानी कि जहाँ पे हमें परसेंटेज को 90 में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधे उसको 1% बराबर 3.6, तो जितने परसेंट होगा उसके 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टे में थोड़ा मिसाल करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा हम नहीं करेंगे, उल्टा हम सीधे इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। मान लो जैसे इसका है, इसका हमें परसेंटेज में निकालना, तो क्या करेंगे, हमें दे रखा है यानी कि 360 डिग्री बराबर होता है 100% के, तो 126 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 100/360 मल्टीप्लाई में 126, इसको सीधा हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा, यानी 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 3, 3 7 21, 7 पना 35, यानी कि 126 कितने के बराबर आ गया, 35% के बराबर। यही हमारा यहाँ पे दिया है 35%। ठीक है, ये हमारा सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया किसके, पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं स्पीड से। पाई चार्ट का मतलब क्या है, एक जो सर्किल में हमें शो करेगा, इस तरह से डेटा जो हमें सर्किल में शो करेगा, उसको, उस चार्ट को हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। इसमें किस तरह, 3 तरह से दे सकता है। एक तो सिंपल डेटा दे देगा, यानी कि उनकी जो संख्या होगी वो हमें शो कर देगा। एक हमें परसेंटेज में दिखा, मतलब डेटा दे सकता है। और तीसरा हमें डिग्री में डेटा दे सकता है, यानी कि जो आंकड़े हैं वो हमें डिग्री में दे सकता है, परसेंटेज में दे सकता है, सीधे उनकी संख्या को दे सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है। हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज से और डिग्री से। ठीक है, परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या, 100 यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री। ठीक है, यानी कि जहाँ पे परसेंटेज को 100 डिग्री में कन्वर्ट क्या करना होगा, वहाँ पे हम फिर सीधे 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे हमें डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, उसका हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा सीधा एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया इसका पाई चार्ट का। अब हम देखते हैं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं समझना, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। और आशा भी यही रहेगी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज़्यादा मतलब बैंक में जिस तरह के आते हैं उस टाइप के नहीं होंगे, सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पीईटी के एग्ज़ाम में भी आएंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये हमारा है यानी एक परिवार के द्वारा वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और बचत का प्रतिशत। सीधे हमें यहाँ पे देखना ये चीज़ किस में दे रखी है, प्रतिशत में। हो सकता है यहाँ पे हमें चिन्ह ना लगा हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, ऊपर जो व्याख्या होगी क्वेश्चन की, उसमें दे देता है कि वो परसेंटेज में दिया है या डिग्री में दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें परसेंटेज हो सकता है आपको सही क्लियर ना दिख रहा हूँ, मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा है बचत है हमारी 15%। ठीक है, अन्य मदें हमारी 20%, अन्य मदें 20%। ये परिवहन है हमारा, परिवहन तो मुझे भी ना दिख रहा, परिवहन हमारा 5.5। ठीक है, ये बच्चों की शिक्षा है हमारी 12%। ठीक है, ये है 5% है केवल। ठीक है, ये हमारा 5% है, ये हमारा 12%, ये 15, ये 10 और ये 23। ठीक है, इस तरह से डेटा दे रखा है। ये भोजन है, ये कपड़े हैं, ये मकान है, शो कर रहा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारा हो गया, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न व्यय पर हुआ है। सबसे अधिक किस पे हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें कुछ सॉल्व करना है, केवल हमें इसको देख के बताना है। ये 15%, 20%, 5%, 12%, 15%, 10% और 23%। तो 23% सबसे ज़्यादा हो गया, यानी सबसे ज़्यादा खर्च किस पे हुआ है, भोजन पे। बस ये हमारा आंसर ठीक हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। अगला क्या है हमारा, अगला देखते हैं। परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। ठीक,
यानी कि बचत किसके बराबर थी। अब हम देखते हैं बचत हमारी क्या है, ये है 15%, ये रही बचत। और बचत और 15 चीज़ क्या है, मकान, यानी मकान पर व्यय और बचत किसके बराबर है, मकान पर व्यय के बराबर, यानी तो बचत किसके बराबर है, मकान के व्यय पर है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, केवल हमें डेटा देख के आंसर देना था। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और भी क्वेश्चन इसका तीसरा नहीं है। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। ठीक है, परिवहन पर और अन्य मदों पर। अब आप देख के बताइए इसमें परिवहन पर कितना व्यय हुआ। ये रहा हमारा परिवहन, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा परिवहन। तो परिवहन पर कितना व्यय हुआ है, परिवहन पर हमारा व्यय हुआ 5%। ठीक है, यानी 5% परिवहन पे हुआ है। और अन्य मदें क्या है, ये रही, ये हमारी कितनी है 20%। तो 5 20 कितना हो गया 25%, यानी कि टोटल कुल मिलाकर कितना प्रतिशत व्यय हुआ है, 25%। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया 25% कुल मिलाकर व्यय हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बीमार परिवार की कुल आय कितनी है, 1 लाख रुपए थी। ठीक है, ये सॉरी मैं गलत पड़ गया। यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ। ठीक है, यानी कि कुल आय कितनी थी, 1 लाख रुपए। अब यही यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, कुल आय का मतलब यानी टोटल कितना है, टोटल हमारा खर्च कितना है 100%। भाई 100 ही तो 100 किसके बराबर है, ये 1 लाख के, यानी कि 100 बराबर है 1 लाख के, यानी कि 100%, यानी जो टोटल है ना, ये जो गोला है, गोले में जो मिला के वो कितना इन्होंने दे रखा है, परिवार की कुल आय कितनी है 1 लाख रुपए, यानी कि 100 हो गया हमारा 1 लाख के बराबर। यही तो है भाई, जितने खर्चे हुए हैं उनको जोड़ के प्लस बचत, यानी कि इन सबको जोड़ के ही तो हमारा टोटल आय होगी ना। तो ये हो गई हमारी 1 लाख। अब हमें निकालना है बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है। अब बच्चों की शिक्षा कहाँ पे है, ये रही बच्चों की शिक्षा। तो बच्चों की शिक्षा कितनी प्रतिशत है, 12%। ठीक है, यानी कि अब हमें निकाल लेना है, यानी कि 100% बराबर है 1 लाख के। तो 12% कितने के बराबर होगा भाई, बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है 12%। तो 12% कितने के बराबर होगा, इसको हम सीधे सिंपली डिवाइड कर लेंगे। 1 लाख अपान 100 मल्टीप्लाई में 12, यानी 12, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 12 एकम 12, यानी कि 12,000 टोटल बच्चों की आय पर खर्च हुआ। कितने रुपए, 12,000 रुपये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर कुल व्यय का अंतर कितना है। ठीक है, मकान और परिवहन पर हुए कुल व्यय का, मकान कहाँ है, ये रहा हमारा मकान, यानी मकान पे कुल व्यय कितना हुआ 15%। परिवहन कहाँ मारा गया, ये रहा परिवहन पे कितना हुआ 5%। ठीक है, मकान पे 15% और परिवहन पे 5%। ठीक है, इन पे अंतर कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम मकान पे कितने रुपए खर्च हुए उसको निकालें, रुपए में कन्वर्ट करें। इसके बाद परिवहन पे कितने रुपए खर्च हुए उसको हम निकालें और उसका अंतर निकालें। ठीक है, दूसरा क्या है, सीधे हमें पता है मकान पे 15% खर्च हुआ, परिवहन पे हुआ 10% खर्च, 5% खर्च, तो इनका अंतर कितना है, यानी कि अंतर कितना आएगा, सीधे हम परसेंटेज में पहले अंतर निकालते हैं। ठीक, अंतर मतलब मकान पे कितना हुआ, यानी मकान का जो खर्च है भाई ज़्यादा है, तो मकान का माइनस परिवहन। ठीक है, तो मकान पे कितना है 15% और परिवहन पे 5%, यानी कि 10%। और हमें पता है कितना 100% कितने के बराबर है, 1 लाख के बराबर है। तो 10% कितने के बराबर होगा, 10% बराबर होगा 1 लाख अपान 100 मल्टीप्लाई में 10, सीधे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक, 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इस तरह से कर सकते थे, 15% कितने के बराबर होगा, जैसे 100% बराबर है 1 लाख के, तो मकान का कितना है 15, तो 15 पहले प्रतिशत निकालते थे। ठीक है, तो हमारा आ जाता 15,000। इसके बाद परिवहन का निकालते, परिवहन का आता 5,000, इसके बाद हम इसको घटा देते तो हमारा आता 10,000। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना हमको डबल कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल एक ही बार में निकाल लेना है सीधे। मगर जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछे अंतर, कई बार पूछता है अंतर, ठीक है,
वहाँ पे हमें सीधे परसेंटेज में से पहले लेस कर लेना है, यानी कि मकान पे 15% खर्च हुआ, परिवहन पे 5% खर्च हुआ, अंतर कितना है इन दोनों का 10%। 10% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया गया है एक पाई चार्ट। ठीक है, एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत के रूप में, इसमें भी प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा, देख लिए आप लोग, यहाँ पे लोगों ने प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाया है, केवल ऊपर हमें दे रखा है। ऊपर क्या दिया है, प्रतिशत के रूप में शो कर रखा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किस में है, ये सभी वैल्यू हमारी क्या है, परसेंटेज में। ठीक है, इसके बाद क्या है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जबकि परिवार की कुल मासिक आय, ठीक है, कुल मासिक आय इतनी है, यहाँ पे कुल इन्होंने ऊपर ही दे रखा था। ठीक है, वहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चंस में दे रखा था कि इतनी होगी, 1 लाख थी, इसमें क्या है ऊपर ही दे रखा है, यानी कुल मासिक आय इतनी दे रखी है, और जो उसका व्यय है भाई वो इतना इन्होंने दे रखा है परसेंटेज में। ठीक है, जैसे ए को माना है भोजन पर व्यय, बी को माना है घर के किराए पर व्यय, उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें ऊपर ही दे रखा था, इसमें ए बी की सी डी की तरफ सिंबल मतलब संकेत के रूप में इन्होंने शो कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है घर पर प्रतिमाह किराया है, घर का प्रतिमाह किराया कितना है। ठीक है, अब हम देखेंगे घर का किराया कितना है। यहाँ पे घर का किराया किस चीज़ को माना है, ये रहा घर का किराया के लिए बी, यानी घर के किराए पर बी किससे डिनोट किया है, बी को। अब बी कहाँ पे है, ये रहा, तो बी कितना प्रतिशत है, 18%। ठीक है, यानी कि 100% जो बराबर है वो कितने के बराबर है, टोटल मासिक आय कितनी है, 33,650। ठीक है, अब हमें कितना किसका निकालना है, 18%, यानी कि प्रतिमाह किराया कितना, यानी कि 18% हमें निकालना है। तो 18% कितने के बराबर होगा, 33,350 बट्टे 100 मल्टीप्लाई में 18। ठीक है, इसको हमें सीधे सिंपल सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है, ये रहा। ठीक है, इसको 0 से 0 डिवाइड कर देंगे और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 6,057 रुपये। ठीक है, यानी 6,057 रुपये तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत होगी। अब भविष्य निधि कहाँ पे है, ये रहा, ये रही हमारी भविष्य निधि। भविष्य निधि को किससे शो किया है, एफ से, तो एफ कितने प्रतिशत है, 12%। तो भविष्य निधि पर बचत कितनी होगी, 12% की। तो 12% को हम इसी तरह से निकाल लेंगे, यानी कि 100% जो बराबर है वो कितने के बराबर है, 33,650। तो 12% कितने के बराबर आ जाएगा, 33,650 अपान में 100 मल्टीप्लाई में 12। ठीक है, इसी तरह से तो निकालेंगे, सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 48,456। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 48,456, जो भी सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 48,456। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भविष्य निधि के रूप में बचत, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल आय बचती है। ठीक है, यानी कि क्या क्या कर दिया, यानी कि जो भविष्य निधि थी उसकी बचत की कटौती कर दी और घर के किराए की कटौती कर दी, इसके बाद कुल कितनी आय बचेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखते हैं, भविष्य निधि पर भाई कितना खर्च हुआ, एफ मतलब 12, यानी कि भविष्य निधि पे इतने खर्च कर दिया 12% प्लस घर के किराया, घर का किराया कहाँ गया, घर का किराया बी मतलब 18%। ठीक है, यानी कि इन दोनों पे कितना खर्च कर दिया, टोटल 12 18 कितना हो गया, 30%, यानी कि 30% हो गया खर्च। अब बची हुई कितनी, यानी कि टोटल कितनी है, टोटल है 100%। भाई किसी भी चीज़ की टोटल आय उसकी कितनी होगी, 100%। 30% उन्हें इन दोनों पे खर्च कर दी तो कितनी बची, 70% हमारी गई बच। अब हमें वही 70% की वैल्यू निकाल ली है, अब इसी तरह से निकाल लेंगे, यानी कि 100% जो बराबर है वो कितने के बराबर है हमारा, 33,650 रुपये के बराबर। तो 70% कितने के बराबर होगा,
33,650 अपान 100 मल्टीप्लाई में 70 एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पन्ना 35, 3 7 छंग 42, 3 45 के 5 हासिल लगे 4, 7 तियाँ 21, 4 25 के 5 हासिल लगे 2, 7 तियाँ 21 और 2 23। ठीक, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 23,555 रुपये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 10वां क्वेश्चन है हमारा, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल व्यय मिलाकर प्रति माह व्यय की जाने वाली राशि। इसमें हमें दो चीज़ों पर पूछा है, कितने परिवार के द्वारा भोजन पर कितना व्यय हुआ है, मनोरंजन पर व्यय हुआ है। तो परिवार के भोजन पर व्यय हुआ ये कितना है 25%, यानी कि भोजन प्लस मनोरंजन। तो भोजन पे कितना है 25% और मनोरंजन पे कितना है सी, मतलब सी से कितना डिनोट किया, ये रहा हमारा 9, ये रहा हमारा 9। तो टोटल कितना हो गया 34%। ठीक है, अब इसको हमें सीधे सिंपल सॉल्व कर लेना है। यानी कि हमें पता है 100% कितने के बराबर है, 100% हमारा बराबर है 33,650 के। तो 33 हमें कितना 34 निकालना है। तो 33,650 अपान 100 मल्टीप्लाई में 34। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 11,441 रुपये। ठीक है, 11,441 रुपये, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रति माह परिवार की बचत की राशि क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें समझना है। क्या कह रहा है, परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके, ठीक है, परिवार की प्रति माह की बचत राशि क्या होती। कहाँ गया कर्सर, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, बच्चे ना होते तो बच्चों पर वही है क्या खर्चा है, बच्चों की शिक्षा और देखभाल पर व्यय कितना है डी। यानी कि अगर बच्चे ना होते तो जितना इस पे खर्च हो रहा है कितना 23%, ये हमारा क्या हो जाता, बचत में आ जाता भैया। यानी जो इतने रुपए हैं ये हमारे बचत में हो जाते। इसके बाद क्या कह रहा है, भविष्य निधि को सम्मिलित करके भविष्य निधि के रूप में कितनी बचत हो रही है, एफ मतलब 12%। यानी कि ये दोनों हमारी क्या हो जाती, बचत हो जाती। यानी टोटल बचत कितनी हो जाती 23% हमारी जो बच्चों पे खर्च हो रहा है वो, और भविष्य निधि पर 12%। टोटल हमारा कितना हो गया 23 से 12 हमारा 35%। बस हमें यही 35% की मात्रा निकालनी है। तो यानी कितना प्रतिशत हम बचत कर लेते हैं, यानी कि जो 100 हमारा सीधे अगर हम निकालेंगे 35% कितने के बराबर होगा, यानी कि 33,650 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 35। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही उत्तर होगा। तो हमारा जो सॉल्व करने पे उत्तर होगा वो होगा 11,777.50 रुपये। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इतना ही आएगा, समझ में आया। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या है, परिवार बच्चे ना होते तो बच्चों पे इतना खर्च हो गया, यानी कि ये जो डी है, यानी कि 23% हमारी ये बचत हो जाती है और 12% हमारी भविष्य निधि पर बचे, टोटल 35% की बचत। तो 35% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जैसे इन सब में निकाली है उसी तरह से इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये हमने इतने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2 और पाई चार्ट को समझा, सब समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हुई हो, जहाँ पे समस्या हुई है, उसके लिए आप हमारे ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अन्य वीडियो को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।